हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? Here all today I am going to discuss social issue as well as political issue. Also, this is a national issue. आज की पूरी एपिसोड में आज हम बात करेंगे हमारी सोशल पॉलिटिकल जो हमारे फिनोमेना है, जो हम बहुत पिछले दिनों से जो आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमने देखा कि भारत के संविधान में 127वां संविधान संशोधन भी हुए, ओबीसी बिल लाई गई है। अब एक क्वेश्चन बनता है, उनमें एक जो क्रीमी लेयर का चर्चा होता है, एक क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का विचार कब आया? ओबीसी बिल क्या है? ओबीसी को कितनी परसेंट रिजर्वेशन दी जाती है? रिजर्वेशन देने के पीछे क्या रीजंस हैं? ये सारे जितनी भी गतिविधि होंगे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट द प्रिविलेजेस हैज बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट द टाइम ऑफ नीड व्हाई दिस टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन हैज बीन कंसीडर्ड। तो आज सारी चीजों को आज हम डिस्कशन करेंगे कि भारत की संविधान क्या कहती है, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर ओबीसी बिल या ओबीसी रिजर्वेशन की चर्चा करता है, उनको जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनसे उनको क्या फायदा है, ऐसे कौन कौन से ओबीसी वाले कैटेगरी के लोग होंगे जिनको कह सकते हैं क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, किन्हें क्रीमी लेयर की श्रेणी में लाया जाएगा, अभी तक कब संशोधन किए गए, कौन कौन से केस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा। जैसा कि भी वर्तमान की परिस्थिति को देखा जाए तो हरियाणा का हाई कोर्ट उस पर कुछ अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने अलग से एक पैरामीटर सेट किया है कि हम आप इस व्यक्ति को या जिनकी इतने सारी इनकम है वो सारे इनकम वाले जो व्यक्ति होंगे वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे, जो इनसे ज्यादा है उनको क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं ला सकते। ये सारे जो गतिविधि होंगे वो सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हम सेशन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्रीमी लेयर क्या होता है, ओबीसी क्या होता है, सारी चीजों को आज हम डिस्कस आपके सामने कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि बात करें ओबीसी बिल का, तो अभी तक वर्तमान की स्थिति को यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखें कि ओबीसी सिंस इंडिपेंडेंस यानी जब से हमारा देश आजाद हुआ उस समय से ही कहीं न कहीं रिजर्वेशन की चर्चा होते गया है, होते आया भी है। ओबीसी रिजर्व कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ भी मिलते आया है। यदि हम बात करें भारत के विभिन्न प्रकार के सर्विसेज में, चाहे पुलिस की भर्ती हो, मिलिट्री की भर्ती हो या और अनेकों अनेक प्रकार के जो एग्जामिनेशन होते हैं, वे सारे जगह उनको बहुत सारे प्रिविलेज और खासतौर पर यदि हम एज रिलैक्सेशन की बात करें, उम्र सीमा की छूट की बात करें तो उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस आधार पर हम बात करें कि भारत के संविधान में ओबीसी को एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 16 का 4 जो हमारा आर्टिकल होता है, साथ ही साथ आर्टिकल 340 के तहत यह कैटेगरी जो है बैकवर्ड क्लास में समावेश करती है, बैकवर्ड क्लास के रूप में इनको कंसिडर किया जाता है। परंतु आज के टाइम में हमारे भारत में 42 से 48% लगभग, मैं अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकता क्योंकि अभी हमारा सेंसस नहीं आई है, और इसी बिल को लेकर के भी जातिगत जनगणना के लेकर के भी अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार की तरफ से और खासतौर पे बिहार से 10 पॉलिटिकल पार्टी ने जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो यदि हम 2011 की यदि हम बात करें, सेंसस की बात करें, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 42% जो आबादी है वो है हमारे ओबीसी का आबादी है। जबकि रिजर्वेशन की बात करें तो मात्र 27% लोगों को ही रिजर्वेशन मिल पाता है। ओबीसी का पॉपुलेशन 1980 में यदि देखें तो 1980 में ओबीसी का जो रिजर्वेशन था वह 52% था, यानी 52%। परंतु 2006 के यदि हम नेशनल सैंपल सर्वे को देखें, यानी 2006 के जो राष्ट्रीय नमूना जो सर्वेक्षण आया था, वहां पर पाया गया कि ओबीसी का जो पॉपुलेशन था उसमें घट करके 41% हो गया था, यानी 52% से घट कर 41%, यानी 41% हो गया था। तो ओबीसी को सोशल और एजुकेशन की कैटेगरी में जो एक बैकवर्ड स्थान दिया गया, तो उस स्थान को कहीं ना कहीं इनको प्रोग्रेस करने के लिए, उन्नति करने के लिए इस चीजों को लाई गई, और एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन इनको 27% का रिजर्व दिया जाता है। अभी जो ओबीसी बिल है ये है क्या? तो ओबीसी बिल एक आरक्षण संशोधन बिल 2011 में जो राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से मंजूरी इसको मिल गई है, अप्रूवल मिल चुका है। इस आधार पर हम कहें कि अब राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता मिल गई है। वह केंद्र सरकार जिस तरह से अभी तक ओबीसी पर बिल बनाते आती थी, उस पर लॉ एंड ऑर्डर लाती थी, अनेक अनेक प्रकार के समय समय पर उससे परिवर्तन करती थी। अब क्या होगा कि राज्य सरकार पिछड़ा, अति पिछड़ा,
ओबीसी इत्यादि जातियों का वो लिस्ट अब जारी कर सकती है, लिस्ट बना सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। वो अपने उनकी जो कह सकते हैं डेटा होगा, उस डेटा को तैयार कर सकते हैं। और इसको लेकर के भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे आप कर्नाटका की बात करें तो लिंगायत है, महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा है, गुजरात की बात करते हैं तो पटेल हैं, बिहार में भी ऐसा बार बार ये आवाज उठती है। तो इस तरह से देखा जाए तो यह एक सोशल फेनोमेना है, एंड ड्यू टू दैट फाइनली a lot of political party to get their own profits, actually they are campaigning against the government of India to release caste based census, और वो कह रहे हैं कि भैया जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आपको मैं कुछ लिस्ट के आधार पर यदि बता दूं तो राज्य और केंद्र शासित जो हमारा प्रदेश से, यानी हम भारत की टोटल राज्यों की बात करेंगे और यूनियन टेरिटरीज जो है उनकी बात करेंगे, तो राज्य और केंद्रों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का तो अभी अधिकार मिल चुका है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का पुनर्विचार करने के लिए जो याचिका लाया गया था, उस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया था, डिनाई कर दिया था, और केंद्र और राज्य सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति भी जाहिर कर दी, जिसके कारण हमने देखा। अब इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो रीजन्स दिए गए हैं, रीजन क्या है, उन्होंने कहा कि भैया 27 ओनली 27 मंत्री ओबीसी के श्रेणी में है, यानी 27 मंत्री ओबीसी के श्रेणी से आते हैं, जिनमें से हम कह सकते हैं 5 जो है कैबिनेट मंत्री हैं, और देश में ओबीसी की कुल आबादी अभी देखा जाए तो वही 45 से 48% उनकी आबादी टोटल अभी देखने को मिलता है। अब इस आधार पर यदि हम इस डेटा को देखें, इस डेटा के आधार पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से हरियाणा के भी हम वर्तमान में बात करें तो हम बात करेंगे मंगलवार यानी 17 अगस्त 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जातिगत जनगणना की जब क्रीमी लेयर का जब बात लाया था, उस समय जब सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ओबीसी बिल को के खास तौर पर क्रीमी लेयर को लेकर के जब बिल लाई गई थी, उसको अंततः हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द भी कर दी थी। इस पर बहुत सारे मैटर हुए, विवाद हुए, विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हरियाणा की सरकार जो थी उस समय, वह आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो हमारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, परिस्थिति होती है, उसके आधार पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए एक क्रीमी लेयर तय करने की गंभीरता दिखाई, और बाद में बोला कि ये तो गंभीरता जो हम दिखा रहे हैं, जो सीरियसनेस दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत होता है। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने चर्चा की। अब हमारे पास क्वेश्चन होता है कि जो हम रिजर्वेशन की बात करते हैं या हम क्रीमी लेयर की बात करते हैं, कैसे कैसे आए, ये क्या है, ये सारे गतिविधि को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले यदि देखा जाए उस समय की परिस्थिति, मैं बात करूंगा 2016 से। तो जब 2016 में सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, और खासतौर पर एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, शैक्षणिक जो संस्थान थे, उनमें एकेडमिक और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर तय की गई थी। यह मैटर होता है 2016 में। सबसे पहले 2016 में एक क्रीमी लेयर का ऐसा विचार यहाँ पर लाई गई थी, और उस आधार पर हम कह सकते हैं, कहा गया कि ओबीसी जिन परिवारों की सालाना आय यानी अर्ली आय 3 लाख रुपया से कम है, उन्हें पहले रिजर्वेशन दिया जाएगा। इज इट ओके? इसके बाद भी अगर सीटें रह जाती है तो 3 से 6 लाख रुपया की सालाना आय वालों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। जो सालाना 6 लाख रुपया से अधिक कमाते हैं उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। मीनिंग क्लियर हो गई होगी। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नन क्रीमी जो लेयर होंगे उनमें सालाना आय के आधार पर 2 स्लैब होंगे, एक 3 लाख तक और एक 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक उसको बनाया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बनाना जो हम लोग बना रहे हैं, इस तरह के जो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग जो तैयार कर रहे हैं, यह ड्राफ्टिंग कहीं ना कहीं हमारा एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल का फॉर्म हो सकता है, यह एक असंवैधानिक प्रक्रिया हो सकता है। लेकिन यदि हम 1992 का यदि इंदिरा साहनी का केस देखें तो 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केसेस आया, उसके फैसला को हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले वर्ग के लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी हम कह सकते हैं भारत के जो ए ग्रेड के सर्विसेज हैं, भारत के जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, या अन ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसमें वो सेवारत हैं, या जो दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, वैसे व्यक्ति जो भारत के पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑल इंडिया सर्विस में वो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, अपॉइंटेड हैं, या वो दूसरे को रोजगार देने की परिस्थिति में है, स्थिति में है, या कह सकते हैं जिनकी एग्रीकल्चरल इनकम बहुत ज्यादा है, अधिक है, या जिन्हें संपत्ति की आय अधिक होती है, इन्हें रिजर्वेशन के लाभ की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, उन्हें पिछड़ा वर्ग से बाहर रखने की उन्होंने बात की। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन की जो चर्चा हुई, इसमें मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको डिस्कस कर दूं कि किसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो उस समय बताया गया कि 8 लाख रुपया से अधिक सालाना जिसको आय होगा,
8 लाख से ज्यादा उनको रिजर्वेशन या कह सकते हैं ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इज इट ओके? माता या पिता कोई भी उनके ग्रुप ए का सरकारी अधिकारी होते हैं। ग्रुप ए का मतलब हम कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, तो यदि उनके माता या पिता फर्स्ट ग्रेड का यदि सर्विस करते हैं तो उनको किसी प्रकार का ओबीसी का जो रिजर्वेशन का उनके लिए प्रावधान है, प्रोविजन है, उनको नहीं दिया जाएगा। माता या पिता या माता और पिता दोनों ग्रुप बी में सरकारी अधिकारी हैं, दोनों ग्रुप बी में यदि सरकारी अधिकारी हैं तो भी उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है रिजर्वेशन एंजॉय करने का। माता या पिता 40 वर्ष उम्र से पहले यदि वो ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं, मान लेते हैं वो किसी ग्रुप में ज्वाइनिंग किए हैं लेकिन 40 साल एज होने से पहले पिताजी या माताजी दोनों में से कोई ग्रुप ए में यदि प्रमोट हो जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। माता या पिता सेना, ध्यान देंगे, माता या पिता सेना में कर्नल या उससे बड़ा रैंक पर यदि वो होता है तो उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर का, क्योंकि अभी जो हमारा संविधान संशोधन जो हुआ है 127वां, ठीक है, कहां कहां इसमें बदलाव किए गए वो सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं क्रीमी लेयर का क्या कंसेप्ट है भारतीय संविधान में, तथा किस तरह के उनके पास एंजॉयमेंट या कह सकते हैं किस तरह के उनको प्रिविलेजेस दिए गए हैं बाय व्हिच दे कैन एंजॉय देमसेल्फ एंड दे कैन गेट द रिजर्वेशंस व्हाट हैज बीन गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्रीमी लेयर क्या है, सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर होता क्या है। एक्चुअली देखा जाए तो क्रीमी लेयर या इस तरह के जो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल एक बाउंड्री लाइन एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक सोशल जो क्रिटिसिज्म होते हैं या सोशल जो हमारा फेनोमेना है या कह सकते हैं कुछ चैलेंजेस है, उस तरह के चैलेंजेस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया था। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कंसेप्ट लाया था। उन्होंने कहा था कि 10 साल के बाद इसको हम रिस्टोरेशन करेंगे। देखो अलग बात है कि आज की जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है वो 10 साल उनको अभी भी 75 साल देश के आजादी का हो गया, लेकिन उनको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यहाँ अभी रिजर्वेशन और चाहिए। मतलब दूसरे शब्द में कहें तो कहीं ना कहीं इस देश को डेवलप होने में यह रिजर्वेशन जो है एक कह सकते हैं कि दीमक जो होता है, दीमक की तरह इसको खोखला करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है और जिसका यूटिलाइज सबसे ज्यादा देश के पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक कैंसर का भी काम, हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन जरूरत नहीं है जरूरत, लेकिन रियली ये है कि जिनको जरूरत है, जिन्हें मिलना चाहिए, वो तो अभी भी कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जा रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलना चाहिए वो इसका फायदा उठा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे, जो अमीर है अमीर होते जा रहे। मतलब अभी भी यदि डिस्पेरिटी की बात करें, इनइक्वालिटीज की बात करें तो वह धरातल पर है। यदि हम स्थलीय और देखें तो हमें दिखता है। वो अलग बात है कि हम पॉलिटिसाइज करते हैं, किसी बातों को सुनने से अवहेलना करते हैं, जानते हुए उस पर हम इग्नोर करते हैं, तो क्वेश्चन कुछ अलग हो जाते हैं, उसका कंसेप्ट कुछ अलग हो जाती है। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे कि जिससे कि ओबीसी का रिजर्वेशन लाभ लागू हो जाती है, आर्थिक और सामाजिक, ये हमारी एक सीमा होती है। ठीक है, और सरकारी नौकरियों में खासतौर पर हम शैक्षणिक संस्थान की बात ही कर रहे थे कि ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व है, जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं, उन्हें कोटे के लाभ किसी प्रकार का नहीं दिया जाएगा। यदि हम बात करें पिछला यानी सेकंड जो बैकवर्ड क्लास जो कमीशन बना था, जिसको हम दूसरे शब्द में मंडल आयोग भी बोलते हैं, और मंडल आयोग के टाइम में आपको पता है मंडल आयोग यानी बिहार से लालू प्रसाद यादव ने इस पर बार-बार क्वेश्चन उठाते हैं कि मंडल कमीशन का लागू किया जाए। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग था, इसी को हम लोग मंडल कमीशन कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी यानी जो रिकमेंडेशन था, वह रिकमेंडेशन था कि और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सोशल और इकोनॉमिक तौर पर हम कह सकते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने उस समय 27% रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन को लेकर आया है। 27% रिजर्वेशन आरक्षण का प्रावधान उन्होंने दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर के चुनौती दी गई। इज इट ओके? इस पर क्या हुआ कि 16 नवंबर 1992 को अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस जो चल रही थी, ओबीसी के लिए 27% यानी 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्व कोटे से बाहर कर दिया। अब यही क्वेश्चन होता है कि कौन होंगे और नहीं होंगे। तभी जस्ट हमने बताया। तो यदि हम बात करते हैं इंदिरा साहनी केस में, तो इंदिरा साहनी केस में आया जो फैसला हुआ था, उस समय जस्टिस यानी रिटायर्ड RN प्रसाद जस्टिस थे, जो रिटायर्ड थे,
आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में वाली जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि इसे ही क्रीमी लेयर को परिभाषित करने की कह सकते हैं दायित्व दे दिया जाए, और अंततः हम कह सकते हैं क्रीमी लेयर क्या होगा, इसकी क्या बाउंड्री हो सकता है, सीमितता क्या हो सकती है। अंततः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंदिरा साहनी केस में जो फैसला है उस आधार पर उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी, एक एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी और कहा कि आप इसको आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, बताओ कि कौन क्रीमी होंगे, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अंततः क्या होता है, 8 सितंबर 1993 को 8 सितंबर 1993 को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी बोलते हैं DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ कैटेगरी के लोगों को सूची बनाई, एक लिस्ट तैयार किया, और जिनके कह सकते हैं बच्चे ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ उठा सके, इसको लेकर के आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बनाया। उस समय बताया गया कि जो सरकार में नहीं है उनके लिए 8 लाख रुपया सालाना आय की सीमा तय की गई थी। मतलब गवर्नमेंट में नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के जितने भी प्रकार के हमारे पास एग्जाम होती है, पोस्ट होते हैं, यदि उसमें नहीं है तो उन्होंने कहा कि उनके लिए हम 8 लाख रुपया का सालाना आय सीमा तय कर देते हैं। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रीमी लेयर के तौर पर उनकी रैंक और उनकी जो हैसियत यानी उनकी जो स्टेटस होता है, स्टेटस को भी रखा गया था। उनकी सालाना कमाई को नहीं रखा गया, बल्कि स्टेटस को रखा गया, उनकी रैंक को रखा गया। पॉइंट मस्ट बी नोटेड, अच्छे से सुनेंगे, कॉपी कलम आप लोग तैयार रखिएगा। जैसे अब इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा सकेगा, ठीक है, कौन नहीं उठा सकेगा, जिसके माता या पिता सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, एक संवैधानिक पद पर है, माता या पिता ग्रुप ए में सीधी भर्ती हो चुके हैं, अपॉइंटेड हो चुके हैं, या माता और पिता दोनों ग्रुप बी के अधिकारी हैं, तो वैसे उनके बच्चे जो होंगे उनको किसी भी प्रकार का ओबीसी रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होगा। ये चीज को याद रखिएगा। हम दूसरे शब्द में भी और कह सकते हैं, अभी हम जस्ट बताया था, शॉर्ट में इसको अधिक कर देता हूँ कि अगर माता या पिता 40 वर्ष से कम उम्र में प्रमोशन के जरिए यानी थ्रू प्रमोशन यदि ग्रुप ए के अधिकारी वो बन जाते हैं, ग्रुप ए के यदि ऑफिसर वो बन जाते हैं, तो उनके बच्चे को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। मतलब उनको ओबीसी का आरक्षण का किसी भी प्रकार का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। अब मायने सी बात है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये संवैधानिक चीजों को बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ एक एक्सपर्ट कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और आप ये सारी चीजों को सुनने के बाद जब आप रोड पे देखेंगे, आसपास वाले आजू बाजू को देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि हमारा लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, लेकिन रिजर्वेशन किसको मिलता है। अब आपको कभी न कभी जब आप इसको जानेंगे तो आपके पैर तले जो मिट्टी है वो आपको खसक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हमारे भारत के संविधान में और भारत के जो ग्रुप आए कैबिनेट के बनी, उसमें इस तरह के विचारों को लाया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक उनके माता पिता, फिर 40 वर्ष की बात हो गई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आर्मी में कोई कर्नल या उससे ऊंचा वाला जो रैंक होता है वाले यदि वो अधिकारी हो जाते हैं, या नेवी कह सकते हैं, एयरफोर्स कहते हैं कह सकते हैं, में समान रैंक वाले यदि अफसर हैं, तो उनके बच्चों को क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। नन क्रीमी लेयर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, नन क्रीमी लेयर के विचार उनके साथ इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। इसके अलावा भी कुछ और वहां पर चुनौती रख दी गई, कुछ और कह सकते हैं शर्त रखी गई। डिपार्टमेंट ऑफ, यदि हम पेंशन एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो DOPT की यदि हम बात करें, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 2004 को उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, पब्लिक कह सकते हैं पब्लिश किया, ठीक है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि क्रीमी लेयर को तय करते समय वेतन यानी सैलरी तथा एग्रीकल्चरल जो हमारा फील्ड होता है, कृषि गत जो हमारा जमीन होता है, उससे होने वाले आय को उन्होंने कहा कि इसमें जोड़ा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अलग रखना चाहिए। इंदिरा साहनी ने ओबीसी कोटे की सिफारिश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी थी। ठीक है, और इस आधार पर इसको जल्दी हम शॉर्ट में बता दे तो 3 चीजों को आप याद रखिएगा कि इसमें आया 1992 में जो फाइनल डिसीजन वर्डिक्ट आया, उसमें बोला गया कि ओबीसी कोटा को हम 27% आरक्षण फैसला को सही ठहराते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस फैसले के साथ ही रिजर्वेशन के लाभ में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी उसमें लागू कर दी गई थी। आर्थिक और इकोनॉमिक एंड सोशल यानी सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत तबकों की रिजर्वेशन देने से इनकार कर दी थी सुप्रीम कोर्ट। इसी फैसले के साथ यह नियम बन गया था
कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ये चीजों को आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन होता है कि क्या क्रीमी लेयर में भी कुछ बदलाव हो रहा है या कुछ होगा, ये सारे चीज भी आपके सामने क्वेश्चन अपने आप में बनेंगे। तो संसद के मानसून सत्र में हमने अभी देखा कि बहुत सारे इस तरह के मुद्दा उठते गए, है ना। लोकसभा के कुछ सांसद भाजपा हुए, कांग्रेस हुए, बीजू दल हुए, आरजेडी हुए, जेडीयू के नेता हुए बिहार से, ये सारे ने क्रीमी लेयर को बदलाव करने के लिए, उसमें कुछ संशोधन करने के लिए समय समय पर, और अभी हमने जैसा कि देखा मानसून सत्र में भी चला, इसके जवाब में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्य मंत्री जो थे उन्होंने अपने भी कुछ वक्तव्यों को दिया। तो इस तरह से कहीं न कहीं विचारें चल रही है। यदि हम 2015 से 2019 के बीच में बात करें तो आईएएस से लगभग 63 उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर एग्जाम क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन वह क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते थे, जिसके कारण अंततः उनको जॉब नहीं मिली। अब प्रश्न होता है कि क्या इसमें कब कब बदलाव किए गए, क्या बदलाव हुआ है क्रीमी लेयर में। तो आय सीमा को यदि हम छोड़ देते हैं, आय सीमा को कंप्लीटली हम इसमें एग्जाम्प्ट करते हैं, तो क्रीमी लेयर की मौजूदा यदि परिभाषा की बात करें तो जो डीओपीटी ने 8 सितंबर 1993 के 93 के जो नोटिफिकेशन में दिया था, इस पर उन्होंने कहा, अंततः 14 अक्टूबर 2004 को उसने स्पष्टीकरण जारी किया। और उस समय मार्च में की बात है कि मार्च में संसद में एक कह सकते हैं एक रिकमेंडेशन दी गई या कह सकते हैं स्पष्टीकरण दी गई, जिसमें बताया गया क्रीमी लेयर को परिभाषित करने की विचारधारा। लेकिन अभी तो यदि बात करें तो इसको लेकर के कोई आदेश जारी नहीं किया गया कि क्रीमी लेयर क्या करे, मतलब इसमें केवल इनकम को लेकर के बार बार इसमें कुछ न कुछ फंडिंग आते गया, लेकिन रियलिटी जो होना चाहिए कहीं नहीं हो पाया। आय सीमा को लेकर बदलाव जरूरत हुए हैं आय सीमा को लेकर, क्योंकि 3 साल ओबीसी के स्टूडेंट को 3 साल ओबीसी कैटेगरी वाले को कहीं ना कहीं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो हर 3 साल में डीओपीटी जो है इसमें बदलाव करते भी रहता है। 8 सितंबर 1993 को यदि देखा जाए तो उस समय 1 लाख रुपया जिनकी सालाना इनकम थी, 1 लाख सालाना जिनकी कमाई थी, जिसमें पहली बार बदलाव हुआ था 9 मार्च 2004 को, और उसे 1 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख सालाना इनकम कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2008 में की गई, लगभग 4.5 लाख कर दी गई, 4.5 लाख कर दी गई। फिर हम देख सकते हैं मई 2013 में इसको 6 लाख कर दिया गया, सितंबर 2017 में 8 लाख इसमें कर दिया गया। इस तरह से समय समय पर रिजर्वेशन में खासतौर पर क्रीमी लेयर की जो कंसेप्ट था, उनकी इनकम की जो कंसेप्ट थी, इसमें समय समय पर बहुत बड़ी बदलाव होते गया है। अब इसमें समय समय पर बदलाव के साथ साथ कह सकते हैं कि इसमें विवाद भी होते गए हैं, अनेक प्रकार के उसमें भी विवाद हुए, इसमें भी हम न नहीं कर सकते, विवाद तो हुए हैं। तो इस तरह से चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और एक प्रॉब्लम को लेकर के यदि देखा जाए तो अभी वर्तमान में यदि हम देखें तो इस पे सरकार ने अपना रिकमेंडेशन भी दिया है, इस पे काम भी चल रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यह क्या है क्या नहीं है, इस पे फाइनली एक रिकमेंडेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं भारतीय संविधान के संशोधन और भारतीय संविधान की कुछ हम आपको आर्टिकल के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ, जिससे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि यह हमारा आरक्षण से रिलेटेड जो अभी मामला 5 मई 2021 में जो सुप्रीम कोर्ट में आया, और इस पे जो इस मुद्दा पर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम कर सकते हैं जो फैसला आई, ये सारे फैसला क्या है क्या नहीं है, क्या इसमें बदलाव होनी चाहिए बदलाव नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजों को भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी इसको जो ओबीसी बिल जो आया है 2021 का, इसको नाम दिया गया है ओबीसी आरक्षण बिल। ध्यान देंगे, ओबीसी रिजर्वेशन बिल इसको नाम दी गई। इसको केंद्रीय कैबिनेट यानी हमारा सेंट्रल जो कैबिनेट है उनके द्वारा इसको पास कराया गया, लोकसभा से पास कराई गई, राज्यसभा से पास कराई, और बिल पास जो हुआ था लोकसभा से लगभग 4 अगस्त 2021 की बात है। और इसमें मुख्य रूप से लाभ की यदि बात करें तो राज्य सरकार को ओबीसी सूची बनाने का पूरा अधिकार दे दिया गया था। ये चीजों को याद रखें। अभी इस आधार पर हम यदि देखें तो अभी पिछले जो हमने देखा तो संविधान भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ओबीसी आरक्षण लिस्ट बनाने के लिए वो अपना फैसला सुनाया, और वह क्या किया कि भारत के संविधान के 102वें जो संविधान संशोधन थी उस पर उन्होंने ध्यान रखते हुए देखते हुए इस पे रिकमेंडेशन लाए। अंततः हमने देखा कि सबसे पहला जो संविधान संशोधन के 102वें जो कानून संशोधन थे उसमें कुछ बात स्पष्टीकरण कर दी गई, और इसमें यह भी कहा गया कि जैसा ही बिल पास होगा वैसे ही राज्य सरकार को
राज्य सरकार के वापस एक बार फिर से ओबीसी ग्रुप लिस्टिंग करने का उनको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह बिल जो होगा 102वें संविधान संशोधन है, जो कि राज्य सरकार को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार प्रदान करेगा, और इसे भारत के संविधान के 147वां संविधान संशोधन कह करके हम तो पुकारेंगे। तो ये दो चीजों को आप याद रखिए 102 के अंतर्गत, लेकिन इसको पुकारने की बात हो रही है तो हम इसका आर्टिकल अमेंडमेंट जो होगा हम 127वां इसको अमेंडमेंट के रूप में रखेंगे। अब क्वेश्चन होता है कि 1993 में जो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर ओबीसी लिस्ट बनाया था, लेकिन 2018 में हमने क्या दिया था कि वो जो संशोधन हुए थे तो संविधान में संशोधन के कारण यह कार्य सही से नहीं हो पा रही थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार ने पुरानी जो व्यवस्था हमारी थी उसके अनुरूप हम कह सकते हैं कि बार फिर उन्होंने लागू कर दिया, इस बिल को पास भी करा दी, ताकि 2018 में संविधान में हुए बदलाव को फिर से एक बार ठीक किया जा सके। यह सरकार की मेन मंशा थी या कह सकते सरकार की मेन विचार थी। और इस बिल को पास करने के पीछे सरकार का यही जो एक बहुत बड़ी जो बहस रही और उनकी कहने का जो ये तात्पर्य हुआ वह हुआ कि इसके बाद फिर से एक बार पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस बिल के अंतर्गत आर्टिकल 342 का ए यानी 342 का ए, आर्टिकल 342 का ए और आर्टिकल 338 का बी तथा आर्टिकल 366 में भी बदलाव करने की बात है। तो यहाँ पर आप 3 आर्टिकल याद रख सकते हैं, 342 का ए, 348, 338 का बी और 366, ये तीनों में बदलाव करने की बात हुई। और इसी आधार पर हम यदि देखें तो इसमें विचार लाए गए 101वें जो संविधान संशोधन लाए गए, तो इसमें इस सारे चीजों को इसमें इन्वॉल्व कहीं ना कहीं कराई गई। अब क्वेश्चन होता है कि इससे क्या फायदा होंगे या क्या नुकसान होंगे। ओबीसी जो बिल आएंगे इससे फायदा क्या क्या होगा और इससे नुकसान भी हो सकता है, तो क्या नुकसान होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो फायदा की यदि बात करें तो राज्य सरकार अब स्वतंत्र हो गई है, अपने राज्य के अनुसार अलग अलग जाति के आधार पर क्या करेगी, लोगों की ओबीसी कोटे में डाले। ठीक है, तो ये अब राज्य सरकार को फायदा हो गया और राज्यों की जो जनता हो जिनको रियल में इस तरह के चीजों को एंजॉय करने का अधिकार है, अब उनको इस तरह के फायदा मिलेंगे। दूसरा होता है कि इस बिल के पास हो जाने से जो पुराना कानून जो था एक बार फिर से लागू कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अब ओबीसी बनाने का अधिकार रखते हैं। तीसरी बात होगा महत्वपूर्ण जो होगी, इस बिल के बाद महाराष्ट्र में जैसे मराठा, हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुज्जर, कर्नाटक में लिंगायत आदि जो जाति हैं इनको ओबीसी आरक्षण आराम से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कितना देगा नहीं देगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर किसी भी तरह का कोई अब इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप अब नहीं करेगी और न कर पाएगी, क्योंकि अब राज्यों को भी दे दिया गया है। क्योंकि हम कह सकते हैं इस बिल के पास करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फायदा होगा, इसलिए इस बिल का समर्थन विपक्षी दल भी कर रहे हैं। इसमें कोई कुछ नहीं बोला, हमने बिहार से भी देखा, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्योंकि हर सिक्का का दो दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसकी बात है कि यदि ये बिल पारित हो जाता है तो मैं मानता हूं कि बिल पारित होने के बाद ये इतने सारे फायदा देंगे, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान भी देर होगा। वो कैसे होगा, जैसे मैं इसको दूसरे शब्द में कह सकूं कि इस बिल के जारी किए जाने के बाद क्या होगा कि किसी तरह की जो अतिशयोक्ति होगी वो नहीं दिखाई देगा। अतिशयोक्ति का मतलब हुआ इंटरफेरेंस हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी या सुप्रीम कोर्ट को अभी भी इससे परेशानी हो भी सकती है, क्योंकि राज्य सरकार को इस बिल से फायदा हो रहा है, इसलिए वह इसे बार बार अपने फायदा को लेकर के इसमें संशोधन करेगी, कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज करेगी। और इसमें हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो प्रीफर्ड उनकी जो कास्ट होंगे उनको ये फायदा होगा, कुछ ऐसे भी होगा जो इससे डिप्राइव्ड हो सकते हैं। तो इस तरह की चुनौतियां हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते कि इनका कोई नुकसान नहीं होगा, चुनौतियां हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इस पूरे एक्टिविटीज में भारत के संविधान की यदि बात करें तो भारत के संविधान में ओबीसी को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है, तो हम डायरेक्ट यदि आरक्षण की बात करें तो भारत के संविधान कहती है, जो केसेस हुए इंदिरा साहनी केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला, तो ये सारे जगह बताया कि हम 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते, यानी अंदर 50% ही हमें आरक्षण रखना होगा। तो ये सारे जो गतिविधि सारे गतिविधि को यदि देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पार्लियामेंट्री
कमेटी या कह सकते हैं कि समय समय पर जिस तरह से इसमें संशोधन की बात हुई, जो डिमांड हुआ, जरूरत महसूस किए गए, इस पे सरकार काम कर रही है। तो आगे फिर हम लोग इसी तरह किसी और एपिसोड के साथ एक नए टॉपिक के साथ आते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।